राधे राधे मित्रों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। और केडी साइकोलॉजिकल हब मथुरा से मैं कुलदीप सारस्वत एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 अधिक ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। और इसमें से परीक्षा में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मैं आपको इद, इदम, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो, स्वानिज्म, नेसेसरिज्म, ये सारी बातें इस सिद्धांत के अंतर्गत आपको आज बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले देखते हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर 1 नंबर में आता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। अब इनके बारे में हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं। सबसे पहले तो इनका जो प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का, वो किया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 मई 1856 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1940 को लंदन में। और ये निवासी थे ऑस्ट्रिया, वियना के रहने वाले थे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। इनका जन्म हुआ 6 मई 1856 में, मृत्यु हुई 23 सितंबर 1940 को लंदन में, और निवासी थे ये ऑस्ट्रिया, वियना के। अब इस सिद्धांत के उपयोग के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सिद्धांत के उपयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करता है। सबसे पहले अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपके मस्तिष्क की परीक्षा की विधि को प्रदान करने वाला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए सुझाता है। अगर आपको कोई मानसिक रोग है या आपको भावनात्मक कोई रोग है तो उसकी चिकित्सा के लिए सिगमंड फ्राइड ने बताया कि इसके बारे में ये सिद्धांत किस तरीके से उपयोगी रहेगा। अब चलते हैं हम मेनली इस सिद्धांत के बारे में जो मुख्य है। आप यहां से इस सिद्धांत को समझिए। यह है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना। मैंने सिद्धांत को यहां पे बताया। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना को वर्णन करने के लिए सबसे पहले 2 मॉडल बताए। एक तो अकारात्मक मॉडल और दूसरा बताया गत्यात्मक एवं संरचनात्मक मॉडल। अब जो अकारात्मक मॉडल है इसको 3 भागों में बांटा गया, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। और जो गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया, इद, नीचे ईगो और तीसरा ही आपका सुपर ईगो। तो सबसे पहले तो फ्राइड के अनुसार जो व्यक्तित्व की संरचना है वो 2 तरीके से है, एक तो अकारात्मक मॉडल और दूसरा गत्यात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल को 3 भागों में बांटा गया है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और गत्यात्मक मॉडल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है, ये मैंने चार्ट इसीलिए आपको समझाने के लिए बनाया है। अकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल में 3 आएंगे, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और गत्यात्मक में भी 3 आएंगे, इद, ईगो और सुपर ईगो। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या है, चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन का जो दूसरा नाम है, इसे मस्तिष्क की जागृत अवस्था भी कहते हैं। और इसमें इसका जो संबंध होता है वो वर्तमान से होता है। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, ये आपको याद रखना है। इसे मस्तिष्क की जागृत अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो संबंध होता है वो वर्तमान समय से होता है। और वर्तमान संबंध होने के कारण चेतन मन जो है वो व्यक्तित्व के अत्यंत सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। और यह 10% कार्य करता है। इसमें वो समस्त अनुभव, इच्छाएं और प्रेरणाएं व संवेदनाएं आती हैं जिनका संबंध वर्तमान समय से होता है। तो आइए आपको याद रखना है कि जो चेतन मन है इसे जागृत अवस्था भी कहते हैं। और इसमें वो समस्त अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती हैं जिनका संबंध वर्तमान समय से होता है। यानी कि जिस समय आप जग रहे हैं, जिस समय आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय की जो अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं जो चीज़ होंगी वो आपका चेतन मन के अंतर्गत कार्य करती हैं। अब दूसरा है अर्धचेतन मन।
इसका दूसरा नाम है, इसे सुलभ स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। पहले वाले को जानते हैं चेतन मन को मस्तिष्क की जागृत अवस्था, और अर्धचेतन मन को सुलभ स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। इसे चेतन मन और अचेतन मन के बीच की अवस्था भी कहा जाता है, अर्धचेतन मन को। और इसमें ऐसी इच्छाएं, भावनाएं एवं अनुभूतियां आती हैं जो प्रयास करने पर चेतन मन में लाई जाती हैं। जैसे किसी वस्तु को किसी स्थान पर रख करके भूल जाना, फिर हमें याद नहीं रहता, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो उस अर्धचेतन मन से हम चेतन मन में ले आते हैं और हमें याद आ जाता है कि हमने वो वस्तु कहाँ पे रखी है। अब तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन में क्या है कि इसमें दुखद बातें व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। इसमें ऐसी बातें आती हैं, ऐसी दुखद इच्छाएं होती हैं, जैसे किसी आपके घर में किसी की डेथ हो गई, तो उस डेथ को आप बार बार याद नहीं कर सकते। आपके घर में चोरी हो गई, आप उस चोरी को बार बार याद नहीं कर सकते। इससे व्यक्ति क्या होता है, एक तो मनोरोगों का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान होने के कारण व्यक्ति कभी कभी कुसमायुत भी हो जाता है। सामाजिक दबाव होने के कारण चेतन स्तर पर जो इच्छाएं होती हैं उनका दमन हो जाता है, और मानवीय जो व्यवहार होता है उसमें व्यक्ति कुसमायुत का रूप लेने लगता है। यानी कि उसके अंदर दुखद बातें और दमित इच्छाएं इतना व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं कि वो ऊंच नीच, उचित अनुचित सारी चीजें भूल जाता है, और ये सब आता है आपके अचेतन मन के अंतर्गत। अब चलते हैं हम संरचनात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल में भी इद, ईगो और सुपर ईगो बहुत बार आता है। इद क्या है, एक नंबर में आ जाएगा, इद पूछ लेगा, ईगो पूछ लेगा, सुपर ईगो पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इद क्या है। इद जो है ये सबसे पहले सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, इद, ईगो, सुपर ईगो या सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इद। यह अवस्था सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट लाइन है ये। इसके बाद इसका उचित अनुचित सही गलत से कोई संबंध नहीं होता। जहां व्यक्ति सुख के लिए सोचे, अपने सुख के लिए सोचे, व्यक्ति ये सोचने लगे कि मुझे सुख चाहिए, वहां व्यक्ति न तो ये देखता है कि सामने वाले को आघात हो रहा है, सामने वाले को कष्ट हो रहा है, सामने वाले के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, इससे सामने वाले को व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इद क्या है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यक्ति खुद का सुख ढूंढना चाहता है, और कभी कभी अधिक सुख पाने के लिए व्यक्ति कुसमायुत भी हो जाता है, और इसलिए इसे अचेतन मन का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि अचेतन मन में भी व्यक्ति कुसमायुत होता है। इसलिए इस अवस्था को अचेतन मन का राजा भी कहा जाता है। अब बात चलते हैं ईगो के लिए। ईगो ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो रियलिज्म है ये उस पर कार्य करता है। और जब व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो निराशावादी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यह समायोजन तथा चेतन मन का स्वामी भी कहलाता है। इद जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, ईगो जो है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह समायोजन तथा चेतन मन का स्वामी भी कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं लास्ट, सुपर ईगो। सुपर ईगो यह नैतिकता पर आधारित होता है। यानी कि जो सुपर ईगो है ये एक ऐसी स्थिति होती है यहाँ व्यक्ति सही गलत उचित अनुचित सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इसलिए यह जो अवस्था है सुपर ईगो, यह नैतिकता पर आधारित होती है। यहाँ व्यक्ति सही गलत की, उचित अनुचित की पहचान करने लगता है, और उसी के आधार पर उसके परिणाम भी आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आदर्शों की अधिकता हो जाती है। जब व्यक्ति यहाँ किसी नैतिक व्यक्ति के संपर्क में आता है, किसी यूनिक पर्सनैलिटी के संपर्क में आता है, तो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करने लगता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़्यादा आदर्शवादी बन जाते हैं, तो हमारे विचार किससे मिलते नहीं हैं, और ऐसा न होने के कारण भी हम कभी कभी कुछ समायोजित की स्थिति में आ जाते हैं। अब बात चलते हैं फ्राइड के द्वारा मूल प्रवृत्ति। दो मूल प्रवृत्ति होती हैं, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये जो जीवन मूल प्रवृत्ति है इसको इरोस के नाम से भी जानते हैं। अगर आता है कि फ्राइड के द्वारा मूल प्रवृत्तियों के नाम बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इरोस और थैंटोस। इनको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक नंबर में बहुत बार एग्जाम में आता है कि लिबिडो क्या है। लिबिडो क्या है,
तो लिबिडो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम इसे कह सकते हैं कि लिबिडो क्या है। प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति प्रेम करने की भावना, स्नेह करने की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना विकसित होने लगती है विपरीत लिंग के प्रति, तो उसको फ्रायड ने क्या कहा है, लिबिडो कहा है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है जो व्यक्ति में उम्र के साथ विकास होता जाता है इस चीज का। और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है, यदि प्रेम का, स्नेह का और काम प्रवृत्ति का दमन किया जाता है, तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। कहने का अर्थ है, फ्रायड ने यह कहा कि जब व्यक्ति के अंदर आकर्षित प्रतिकर्षित शक्ति, किसी के प्रति प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति की भावना विकसित हो जाती है और उसको दमन करने का प्रयास किया जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है और वो अपने व्यक्तित्व को समायोजन नहीं कर पाता। इसको उन्होंने क्या कहा है, लिबिडो कहा है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको चेतन मन बताया, अचेतन मन बताया, अर्धचेतन मन बताया, इद बताया है, ईगो बताया है, सुपर ईगो बताया है। दो मूल प्रवृत्ति बताई हैं, एरोस और थैंटोस, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। उसके बाद मैंने आपको बताया है लिबिडो। अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे अंदर ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा। मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा माता के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति शत्रुता की भावना को फ्रायड एडिपस भावना ग्रंथि नाम देते हैं। यानी कि फ्रायड ने बताया कि माता के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति शत्रुता की भावना को फ्रायड ने क्या कहा, एडिपस भावना ग्रंथि कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो माता के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति शत्रुता की भावना को फ्रायड कहते हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको किसी बुक में भी आपको देखने को मिलेगा कि एडिपस ही नाम क्यों रखा। यह जो नाम है ये ग्रीक दंत कथा पर आधारित है, जिसमें एडिपस नाम का एक लंगड़ा राजकुमार था और इसने अनजाने में ही अपने पिता को मार डाला और अपनी माता से विवाह किया। उसको इस समय जब पता चला, जब उसके 4 बच्चे हो चुके थे, कि मैंने अपनी माँ से विवाह कर लिया है, इससे दुखी होकर उसने अपनी आंखें फोड़ ली। और फ्रायड ने इस ग्रंथि को, इस उत्तेजक ग्रंथि को नाम दिया एडिपस नामक ग्रंथि। और एडिपस नामक ग्रंथि जो है वो लड़कों में पाई जाती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक तो एडिपस भावना ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है या लड़कियों में, तो आपका राइट आंसर होगा लड़कों में। उसके बाद इसी प्रकार लड़की का पिता से प्रेम होता है, इस स्थिति को फ्रायड ने इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहा है। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि पाई जाती है वो लड़कियों पे आती है और यहाँ जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं माता की तुलना में, और इस स्थिति को फ्रायड ने कहा है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। लास्ट है आत्म प्रेम या आत्मशक्ति या स्वमोह, नैरिसिज्म। नैरिसिज्म क्या है, एक लाइन में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको फ्रायड का सिद्धांत बताया है। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है। शैशवावस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है। यहां हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में मस्त रहने व अपने आप से प्यार करने की क्रिया को नैरिसिज्म कहते हैं। यानी कि जो शिशु होता है जब वो खुद से प्यार करने लगता है, अपने आप पर प्यार करने लगता है, खुद पर मोहित होने लगता है, तो इस अवस्था को सिगमंड फ्रायड ने आत्म प्रेम या आत्मशक्ति या स्वमोह नाम दिया। ये सिद्धांत मैंने आपको बहुत ही वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स में बताया है। इसमें 2 तरीके के मॉडल होते हैं, गत्यात्मक मॉडल, अकारात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल को 3 भागों में डिवाइड किया हमने, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। गत्यात्मक मॉडल को 3 भागों में डिवाइड किया हमने, इद, ईगो, सुपर ईगो। उसके बाद हमने लिबिडो, 2 मूल प्रवृत्तियां, नैरिसिज्म, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑडिपस ग्रंथि। एडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। ये सब जो टॉपिक हैं एक एक नंबर में आपको हर परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अगर आपको इसकी पीडीएफ मुझे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर टाइप करें और मेरे नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस मुझे भेजेंगे। इस तरीके की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।